हेलो दोस्तों, अदिति द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जिसमें कि लूसेंट बुक के ऑब्जेक्टिव से लिया जा रहा है और हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। इसमें आज हमारा तीसरा और चौथा चैप्टर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये हमारा हो जाएगा हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने की थी। रेडियो सक्रियता किसका गुणांक है? रेडियो सक्रियता किसका गुणांक है? तो नाभिक का गुणांक है। रेडियो सक्रियता किसका गुणांक है? नाभिक का गुणांक है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु का नाभिक में, परमाणु के का नाभिक में। ऑप्शन सी, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु का नाभिक में। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। तो ऑप्शन सी। अगला हमारा है, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मिता का यूनिट क्यूरी है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी है। अगला हमारा है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा गामा का विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। रेडियोधर्मिता किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा बीटा गामा का विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो अगला है रदरफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? ये हमारा हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? अल्फा किरण। अगला है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो ये हमारा हो जाएगा गामा किरणों में वेधन क्षमता अधिक होती है। गामा किरण में वेधन क्षमता अधिक होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्फा किरणें है। अल्फा किरणें क्या है? तो He++ आयन है। He++ आयन है। अल्फा किरण क्या है? He++ आयन है। अगला हमारा है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश। 2 इकाई धन आवेश। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धन आवेश। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीटा किरणें बनी होती है। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। अगला है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो ये हमारा होता है बीटा किरण से। निम्न में से किसके उत्सर्जन में से संभारिक का निर्माण होता है? तो बीटा किरण से। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक
एक बढ़ता है, ये हमारा हो जाएगा बीटा कण। बीटा कण निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा कण। निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक आवेश होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ये हमारा हो जाएगा बीटा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? तो इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा कण है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? बीटा कण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, समान ऊर्जा का अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। समान ऊर्जा का अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? ऋणात्मक। गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे से। विद्युत चुंबकीय तरंगे से। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे से। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किस किरण का आयनन क्षमता सबसे कम होती है? ये हमारा हो जाएगा गामा किरणें की। गामा किरणें की आयन क्षमता सबसे कम होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण की आयन क्षमता आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला हमारा है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा सीसा जो है अंतिम रूप से बदल जाते हैं। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है? ये हमारा हो जाएगा अल्फा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। अगला हमारा है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? ये हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता? ये हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम जो है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता को नहीं दर्शाता है। अगला है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जार्कोनियम। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जार्कोनियम। अगला हमारा क्वेश्चन है, विघट नाभिक वस्तुओं
को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? विघटन विघटनाभिक वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? तो ये हमारा हो जाएगा पीबी के पात्र में रखना चाहिए। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो ये होता है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन ए। अगला हमारा है एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा? Mg है। 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है Mg। 92U236 रिएक्शन होकर गन करने पर 87U224 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? तो कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं? 3 अल्फा 1 बीटा। अगला हमारा है यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित रहती है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि 92U238 विघटित होकर 91Pa234 बनता है तो कितने अल्फा और बीटा किरण कणों का उत्सर्जन होता है? कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है? तो ये हमारा हो जाएगा 1 अल्फा और 1 बीटा किरण का जो है उत्सर्जन होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो ये हमारा रह जाएगा 140 दिन के बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। अगला हमारा है यदि रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन का हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 6.1/4% जो है शेष रह जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? ये हो जाएगा 8 महीने। एक रेडियो एक्टिव पदार्थों का अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीना। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता का प्रयोग करती है? विघटनाभिकता का प्रयोग करती है। तो हमारा हो जाएगा कार्बन काल निर्धारण। कार्बन काल निर्धारण ऑप्शन सी। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटनाभिकता का प्रयोग करती है? तो कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से। अगला हमारा क्वेश्चन है रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा जीवाश्म। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जीवाश्म।
सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता का प्रयोग किया था हेनरी बैक्सवेल ने। हेनरी बैक्सवेल ने किया था। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बैक्सवेल ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो यह हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉन ने परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह हमारा काम करता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? जिरकोनियम। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है? तो विमंदक की तरह नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, विमंदक की तरह। अगला हमारा है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो ये हो जाएगा हमारा भारी पानी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? तो ये हमारा उपयोग होता है पोटेशियम आर्गन डेंटिंग का। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा रेडियो सोडियम। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रेडियो सोडियम। अगला हमारा है, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियां अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो ये हमारा हो जाएगा गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन बी। ये हमारा थर्ड चैप्टर जो है रेडियो सक्रियता खत्म हो चुका है। अब हम फोर्थ चैप्टर में चलते हैं। फोर्थ चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, फोर्थ चैप्टर हमारा है समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक।
तो ये हमारा चौथा चैप्टर है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान शक्ति भिन्न हो, इसी कारण से इसको समस्थानिक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्नता संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के भिन्न उपस्थिति के कारण होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है हमारा। अगला हमारा है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या के गुणों में भिन्न होते हैं। अगला है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो ये है हमारा 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ट्रेनीशियम जो है हाइड्रोजन और आइसोटोप नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। अगला है, 8O16, 8O17 तथा 8O18 की क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा समस्थानिक कहते हैं। अगला है, 17Ci35 तथा 17Ci37 क्या है? तो ये हमारा है समस्थानिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा पोलोनियम के पाए जाते हैं। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 27। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है 27। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किन समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? किन समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किन समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? Na24। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो Na24 का। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या चीज को उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी। अगला है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60। ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है, जिसमें सूची 1 में दिया हुआ है रेडियो समस्थानिक और दूसरा में दिया है निदानात्मक उपयोग। ये हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ से देखते हैं इसका।
तो हमारा पहला हम देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक का हो जाएगा ट्यूमर, आर्सेनिक का हो जाएगा ट्यूमर। कोबाल्ट 60 का हो जाएगा कैंसर। उसके बाद आयोडीन 131 का हो जाएगा थायरॉयड ग्रंथि की सक्रियता। और अगला हो जाएगा सोडियम 24 रक्त व्यतिकरण यानी दूसरा। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो क्या कहलाती है? तो यह हमारा कहलाता है समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी। आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समन्यूट्रॉनिक होते हैं, क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न, परमाणु भार भिन्न परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 Kr86 तथा 37 Rb87 क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक समूह है कौन सा? 6C14 7N15 8O16। अगला हमारा क्वेश्चन है, 3Li7 तथा 4Be8 है, क्या है? आइसोटोन है। 15P31 तथा 14Si30 है, क्या है? ये हमारा हो जाएगा समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा। अगला है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सम इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, Ai3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? Ai3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये हो जाएगा F- पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक निरूपित करता है? तो ये हमारा हो जाएगा Ca2+ और S2-। अगला हमारा क्वेश्चन है, 18Ar14 19K40 तथा 20Ca40 है, क्या है? ये हो जाएगा संभारिक है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, समस्थानिकों में क्या होता है? समस्थानिकों में भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं, यानी 2 और 3 दोनों होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्राइटियम टी में प्रोटॉन को पी से सूचित किया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है? तो यह हमारा हो जाएगा 1p और 2n, यानी कि 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला हमारा है, तत्वों का कौन सा युग्म संभारिक परमाणु वाला है? तो तत्वों का कौन सा युग्म संभारिक परमाणु वाला है? तो ये हमारा हो जाएगा 18Ar40 और 20Ca40। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।